हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका गृह विज्ञान का पार्ट नंबर 5 गृह परिचर्या। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि गृह परिचर्या होती क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले इन वर्ड्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। गृह का मतलब होता है घर और परिचर्या का मतलब होता है देखभाल। तो घर में किसी भी रोगी की या किसी घायल की अगर देखभाल हम कर रहे हैं तो वह गृह परिचर्या कहलाता है। अब गृह परिचर्या, जैसे कि आप कई बार घर में बीमार होते हो या आपके घर में कोई आपका भाई बहन बीमार होता है तो मम्मी या पापा उसकी जब देखभाल करते हैं तो इस केस में जो मम्मी और पापा हैं वो गृह परिचारक हैं। या आपका कोई भाई बीमार है, मम्मी या पापा बीमार हैं और आप उनकी देखभाल कर रहे हो डॉक्टर के कहे अनुसार, तो आप उस केस में गृह परिचारक हो। जो भी व्यक्ति ये गृह परिचारक होता है, जो रोगी की देखभाल घर में कर रहा है, उसके अंदर कुछ गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इन गुणों के बारे में बात करेंगे। पहला जो गुण है वो है धैर्य व आत्मविश्वास। तो बच्चों, आपको पता है कि जब वो कोई भी बीमार होता है, कोई घायल होता है, तो ऐसे में क्या होता है, रोगी का जो स्वभाव होता है वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। उसे बात बात में गुस्सा आता है, बात बात में रोना आता है। तो ऐसे में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो गृह परिचारक है उसको धैर्य और आत्मविश्वास से काम लेना चाहिए, ठीक है, जिससे कि अगर रोगी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा है तो उस समय जो परिचारक है वो उसे संभाल सके और समझा सके। दूसरा पॉइंट है दयालु व हंसमुख। गृह परिचारक को दयालु व हंसमुख होना चाहिए, जिससे कि रोगी के चिड़चिड़े स्वभाव को वो हंसी में उसको प्रसन्न कर सके, उसका मन हल्का कर सके और उसे अच्छे से समझा सके। ईमानदार। बच्चों, जब भी कोई आप घर में रोगी की देखभाल करते हो तो आपको पूरी ईमानदारी से उसकी देखभाल करनी चाहिए, जैसे कि समय समय पर उसकी दवाइयाँ देना, भोजन देना। अगर हम ये ध्यान से नहीं करेंगे तो रोगी जल्दी शीघ्र स्वस्थ नहीं हो पाएगा। तो इसे हमें बहुत ईमानदारी से अपनी पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अब जो गृह परिचारक होता है उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। अब ये कर्तव्य 3 व्यक्तियों के प्रति होते हैं। पहला है रोगी के प्रति, दूसरा है चिकित्सक के प्रति, मतलब कि जो डॉक्टर रोगी का इलाज कर रहा है उसके प्रति, और तीसरा है अपने प्रति। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रोगी के प्रति गृह परिचारक के क्या कर्तव्य हैं। रोगी के प्रति सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कर्तव्य है परिचारक का वो ये है कि उसे रोगी के कमरे तथा बिस्तर की सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों, जब हम बीमार होते हैं तो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, जो दूसरे कीटाणु होते हैं वो हमारे शरीर पर हमला कर हमें बीमार कर सकते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा, जब कोई एक व्यक्ति बीमार होता है तो उसे कोई और दूसरी बीमारी भी जल्दी घेर लेती है अगर हम उसका ध्यान ना रखें। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रोगी जिस वातावरण में रह रहा है, जो उसका कमरा है, जो उसका बिस्तर है, वो पूरे तरीके से स्वच्छ होना चाहिए और फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे टाइम पे उसकी सफाई होती रहनी चाहिए। दूसरा, जैसे कि हमने अभी जाना था कि रोगी का जो स्वभाव है वो बीमारी में या किसी भी रोग में चिड़चिड़ा हो जाता है, तो परिचारक को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो उससे प्रेमपूर्वक और सहानुभूति के साथ व्यवहार करे। तीसरा है रोगी को की जो शारीरिक स्वच्छता है उसका भी पूरा ध्यान परिचारक को रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो रोगी जो है वो स्वच्छ ही नहीं रहेगा तो वो जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। रोगी को समय समय पर भोजन और औषधि देते रहना चाहिए, क्योंकि औषधि जो है वो हमारे अंदर से बीमारी को ख़त्म करती है और जो भोजन है वो हमारे शरीर की ताकत को बढ़ाता है। तो हमें इन दोनों चीज़ों का टाइम का ध्यान रखना चाहिए। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रोगी जो है उसको पूरा आराम मिल सके, क्योंकि जब उसे पूरा आराम मिलेगा तभी उसके शरीर में जो एनर्जी है वो वापस आएगी, उसके शरीर की ताकत वापस आएगी, दवाई अपना असर उसके शरीर पर दिखा पाएगी। ठीक है। अब चिकित्सक के प्रति रोगी परिचारक के क्या कर्तव्य हैं। चिकित्सक के प्रति 2 ही कर्तव्य परिचारक के होते हैं। एक तो ये है कि जो जिस तरीके से चिकित्सक ने बताया है उसी प्रकार से हमें रोगी की देखभाल करनी चाहिए, और दूसरा ये है कि अगर रोगी के शरीर में कोई भी चेंज आ रहा है, जैसे उसका बुखार बढ़ रहा है, उसको कम हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है या दर्द ठीक हो गया है, जैसा भी है, इसका हमें जो चिकित्सक है उसे बताते रहना चाहिए, सारा विवरण हमें नोट करते रहना चाहिए। ठीक है। अब 2 तरह के चेंजेस रोगी के शरीर में आ सकते हैं। एक तो ये कि रोगी की हालत में सुधार आए, और दूसरा ये कि रोगी की हालत बिगड़ सकती है। तो दोनों ही केसेस में हमें चिकित्सक को इन्फॉर्म
करते रहना चाहिए। अब अपने प्रति परिचारक के क्या कर्तव्य हैं? बच्चों, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप परिचारक हो, आप किसी के घर में रोगी की देखभाल कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपनी स्वच्छता का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान पूरा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ही स्वस्थ नहीं रहोगे तो आप किसी और की देखभाल कैसे कर पाओगे। दूसरी चीज़ है, आपको अपनी शारीरिक स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके नाखून, दांत, वस्त्र सब साफ़ होने चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि रोगी तो वैसे ही बीमार है, उसकी इम्यूनिटी तो वैसे ही कम हुई हुई है, तो अगर आपसे उसे कोई कीटाणु लग जाएंगे तो वो और ज़्यादा बीमार हो सकता है। ठीक है। और जब भी आप रोगी के पास जाओ या रोगी के पास से वापस आओ, आपको अपने हाथ डिटॉल, सेवलॉन, किसी भी कीटाणुनाशक अच्छे साबुन से धोने चाहिए, जिससे कि जो भी कीटाणु अगर आप तक पहुँचे हैं वो आप उन्हें ख़त्म कर दो और वो आपके शरीर के अंदर ना जा पाएँ। इसके बाद बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोगी का कमरा। तो बच्चों, जब हम रोगी के कमरे की बात करते हैं तो जब भी हमारे घर में कोई बीमार पड़ता है तो उसे पूरा आराम देने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको अलग कमरे में रखें। और अगर कोई रोग ऐसा है जो लंबा है या फैलने वाला है तो उसमें तो अलग कमरे की आवश्यकता बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो सबसे पहले यह है कि हम रोगी के कमरे का चुनाव कैसे करें। रोगी के कमरे का चुनाव करने के लिए हमें घर में जो सबसे शांति वाला कमरा है, जहाँ घर में सबसे ज़्यादा शांति रहती है, हमें वहाँ पे रोगी के कमरे का चुनाव, वहाँ उस शांति वाले भाग में जो कमरा हो उसे रोगी के लिए चुनना चाहिए, जिससे कि रोगी को पूरा आराम मिल सके। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कमरे में कोई ऐसी खिड़की है जहाँ से शुद्ध वायु और सूर्य की किरणें कमरे में आ सकें तो वो और भी अच्छा है रोगी के लिए। उससे रोगी का मन प्रसन्न रहेगा, उसे घुटन वाली फीलिंग नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात ये कि बच्चों, ये जो कमरा होना चाहिए जो हमने रोगी के लिए चुना है वो रसोई घर से दूर होना चाहिए, क्योंकि जब हम रसोई घर में खाना बनाते हैं तो कई बार कमरे में धुआं आ जाता है, तो वो रोगी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और एक चीज़ ये है कि कोई अगर खिड़की ऐसी है कमरे में जो सड़क के किनारे है तो आपको इस कमरे का चुनाव रोगी के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सड़क के किनारे कोई कमरे की खिड़की होगी तो उससे गाड़ियों की आवाज़ें, हॉर्न की आवाज़ें, गाड़ियों का धुआं कमरे तक आ सकता है। तो हमें ऐसे कमरे का चुनाव रोगी के लिए नहीं करना चाहिए। अब कमरे में क्या क्या रोगी के लिए आवश्यक सामान ज़रूरी है, हम उसकी बात करेंगे। चर्या, लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कवर किया था वो था रोगी के कमरे का चुनाव। तो अब हम शुरुआत करेंगे रोगी के लिए आवश्यक सामान से। तो बच्चों, जब एक इंसान बीमार होता है और हम उसकी गृह परिचर्या कर रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, तो जब हम उसके लिए अलग कमरे का चुनाव करते हैं तो उसका सामान भी हमें अलग करना पड़ता है। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रोगी का जो भी सामान है, जो भी उसके लिए आवश्यक सामान है, वो जिस कमरे में रोगी है उसी कमरे में उसका सामान भी उपलब्ध होना चाहिए। क्योंकि अगर उसका सामान उसके कमरे में उपलब्ध नहीं होगा, हम पहले से ध्यान करके नहीं रखेंगे, तो बाद में रोगी को भी दिक्कत हो सकती है और जो गृह परिचारक है उसे भी दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रोगी के वस्त्रों के बारे में। बच्चों, जब रोगी बीमार होता है तो उसके वस्त्र हमें अलग रखने चाहिए घर के बाकी सदस्यों से, और उसके वस्त्र अलग ही धुलने चाहिए, क्योंकि जो भी रोगी के शरीर में कीटाणु होंगे, जो भी बीमारी के रोगाणु होंगे, वो वस्त्रों से दूसरों के वस्त्रों में भी पहुंच सकते हैं। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि रोगी के जो भी वस्त्र हैं वो रोगी के कमरे में ही उपलब्ध होने चाहिए। बाकी सदस्यों के घर के जो बाकी सदस्य हैं उनके साथ हमें वो कपड़े नहीं रखने चाहिए। इसके बाद थर्मामीटर, तापमान चार्ट। थर्मामीटर तो आप सबको पता है क्या होता है। हमारा ताप जो होता है शरीर का, उसे मापने के लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। तापमान चार्ट मैं आपको समझाती हूँ। तापमान चार्ट क्या होता है बच्चों? जब कोई रोगी बीमार है और हम उसकी घर में गृह परिचर्या कर रहे हैं तो हम बार बार उसका हमें ताप जो है वो थर्मामीटर से मापना होता है। जब हम ताप मापते हैं तो हमें उसका एक रिकॉर्ड रखना होता है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि रोगी का जो बुखार है वो चढ़ रहा है या उतर रहा है। तो तापमान चार्ट हमें इसके लिए मदद करता है। हम उसमें जो ताप है वो रिकॉर्ड करते रहते हैं हर दिन का, उससे हमें आइडिया हो जाता है। इसके अलावा औषधियाँ रोगी के कमरे में ही मौजूद होनी चाहिए, जिससे कि हम समय समय पर उसको औषधि दे सकें। औषधि मतलब दवाइयाँ। इसके बाद गर्म पानी की थैली और बर्फ़ की थैली। गर्म पानी की थैली गर्म सिकाई के लिए और बर्फ़ की थैली ठंडी सिकाई के लिए। तौलिया, साबुन, कंघी, शीशा, ये सब रोगी का अलग होना चाहिए और उसके कमरे में ही उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा डिटॉल आपके लिए भी, क्योंकि आप अगर गृह परिचारक हो तो आपको भी रोगी को कोई भी काम करने से पहले भी कीटाणुनाशक से हाथ धोने चाहिए और कीटाणुनाशक काम करने के बाद भी धोने चाहिए। तो इसीलिए डिटॉल कमरे में ही मौजूद होना चाहिए।
इसके अलावा रोगी के खाने के बर्तन मैंने आपको पहले पिछले क्लास में बताया था कि रोगी के बर्तन भी हमें अलग करने होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जो खाने से फैलती हैं, साथ में रोगाणु जो होते हैं वो बर्तनों में लग जाते हैं और दूसरे लोगों को तक भी वो पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है बात रोगी के कमरे के फर्नीचर की। तो बच्चों, रोगी के कमरे में ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा फर्नीचर होने की ज़रूरत है, बट इतनी चीज़ें होनी चाहिए जो रोगी के लिए ज़रूरी है। जैसे कि एक पलंग या बेड होना चाहिए जिस पर रोगी लेटकर आराम कर सके। ठीक है, एक आराम कुर्सी होनी चाहिए कि अगर रोगी लेटे लेटे थक गया है तो वो आराम कुर्सी पर बैठकर आराम कर सके। ठीक है, इसके अलावा एक उसके कपड़ों की अलमारी होनी चाहिए। एक ऐसी अलमारी होनी चाहिए जिसमें खाने पीने का सामान रखा जा सके, जाली वाली जो अलमारी होती है, और उसके बर्तन अलग रखे जा सकें। और रोगी के कमरे की जो सामान की व्यवस्था है वो इस प्रकार होनी चाहिए कि रोगी जो है उसको कठिनाई ना हो कमरे में और किसी तरह की दिक्कत ना आए। सारा सामान उसे सामने भी मिल जाए और कमरा फैला हुआ भी ना लगे, सुव्यवस्थित कमरा लगना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कमरे की सफाई की। बच्चों, रोगी के कमरे की सफाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि एक तो जो इंसान है वो पहले से ही बीमार है, ठीक है, और उसके बाद उसके जो शरीर के कीटाणु हैं, रोगाणु हैं, वो उस कमरे में भी फैल सकते हैं। तो इसीलिए जब भी रोगी के कमरे की सफाई हो तो वो कीटाणुनाशक से ही होनी चाहिए, जिससे कि जहाँ पे भी जो रोगाणु हैं, कीटाणु हैं, वो वहीं के वहीं मर जाएं। ठीक है, झाड़ू से हमें सफाई अगर हम उसके कमरे की कर रहे हैं तो रोगी को हमें दूसरे कमरे में या कहीं बाहर शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू से सफाई करते हुए धूल उड़ती है जो रोगी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। नेक्स्ट है रोगी का बिस्तर। तो बच्चों, रोगी का जो बिस्तर है उसकी हमें वो एक अत्यंत इम्पॉर्टेंट विषय है इसमें, क्योंकि रोगी का जो बिस्तर है, रोगी उसी पे सबसे ज़्यादा आराम करेगा। अगर वही उसे कंफर्टेबल नहीं लगेगा तो वो उस कमरे में परेशान हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि रोगी का बिस्तर सही प्रकार से लगा होना चाहिए, सब चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, ओढ़ने के लिए चादर, बिछाने के लिए चादर, गद्दा, तकिया, सब चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। प्लस अगर आपका रोगी कोई ऐसा है जो वृद्धावस्था में है, जैसे कि बूढ़े हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी होते हैं, या कोई ऐसा रोगी है जो अपने बिस्तर से उठकर वॉशरूम नहीं जा सकता है, या उसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि वो उसका जो मतलब वो बिस्तर पे ही कर सकता है, और हम उसके लिए डाइपर, जैसे कि आपको पता होगा अडल्ट डाइपर्स का यूज़ किया जाता है, तो अगर ऐसा कोई इशू है तो उसमें हमें मोम जामे का प्रयोग करना चाहिए। मोम जामा क्या होता है? मोम जामा एक प्लास्टिक की शीट जैसा होता है जो हम गद्दे और चादर के बीच में बिछाते हैं, जिससे कि अगर रोगी गलती से बीमारी में सोते हुए वह जो बिस्तर है वो गीला कर दे तो मोम जामा उससे गद्दे तक ना पहुंचने दे और बस हमें चादर चेंज करनी पड़े। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मामीटर। तो बच्चों, थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर शरीर का जो ताप है उसे मापने वाले यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं। अब थर्मामीटर आप सभी ने देखा है, आपको जब भी बुखार होता है या कभी आप बीमार पड़ते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो सबसे पहले डॉक्टर थर्मामीटर से हमारा बुखार चेक करता है ना, और बुखार चेक करने के बाद ही वो हमें दवाई देता है। तो बच्चों, ये जो थर्मामीटर है, पहले जो डॉक्टर के पास हम देखते थे वो मरकरी वाला थर्मामीटर होता था, लेकिन अब मार्केट में डिजिटल थर्मामीटर भी आ गए हैं जिसे हम मुंह में लगाते हैं और उसमें डिजिटली हमारा टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों, थर्मामीटर जो होता है एक शीशे की नली होती है जो डॉक्टर के पास आपने देखी होगी। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है, मरकरी बल्ब उसे हम कहते हैं, जिसमें मरकरी भरी हुई होती है, और इसकी जो ये शीशे की नली होती है इस पर टेम्परेचर होता है 85 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, और हर डिग्री के बाद काली रेखा, हर डिग्री को काली रेखा से दर्शाया जाता है। ठीक है, और हर डिग्री के बाद छोटी छोटी 4 रेखाएं होती हैं जो 0.2 फ़ारेनहाइट डिग्री के बराबर होती हैं। थर्मामीटर में जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो 98.4 फ़ारेनहाइट रहता है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ताप है। अगर इससे बढ़ रहा है तो मतलब कि आपको बुखार है। आजकल आप, जैसे मैंने बताया, डिजिटल थर्मामीटर मिलने लगे हैं जिससे हम घर पे ही अपना बुखार चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें डिजिटली लिखा हुआ आ जाता है हमारा तापमान। बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप थर्मामीटर यूज़ कर रहे हो या करने के बाद आप उसको कीटाणुनाशक से साफ़ कर लो, क्योंकि जब आप उसे अपने मुंह में ले रहे हो तो किसी और व्यक्ति ने भी उसको यूज़ किया होगा और अपने मुंह में लिया होगा, तो हो सकता है उनके कीटाणु आप तक पहुँच जाएँ। तो इसलिए थर्मामीटर हमेशा साफ़ करके ही कीटाणुनाशक से यूज़ करना चाहिए। अब कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें हम बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर यूज़ नहीं कर सकते। अब वो क्या केसेस हैं?
बच्चों थर्मामीटर कुछ परिस्थितियों में नहीं लगाया जाता है मुंह में, तब वो बगल में या जांघ में लगाया जाता है, जैसे कि बच्चों के और बेहोश व्यक्तियों के, क्योंकि बेहोश व्यक्ति उसे होल्ड नहीं कर पाएगा और बच्चे जो हैं उनको पता नहीं होता कि इसका क्या करना है, वो उससे घबरा जाते हैं, वो थर्मामीटर से अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बच्चों के केस में और बेहोश व्यक्तियों के केस में हम थर्मामीटर से बुखार चेक नहीं करते हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के केस में भी हम थर्मामीटर का प्रयोग मुंह में नहीं करते हैं, क्योंकि उसको भी नहीं समझ है कि इसको किस प्रकार यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नहाने के तुरंत बाद भी हम थर्मामीटर का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उस टाइम जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो शरीर का ताप है, वो फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता है, इसीलिए हम नहाने के फ़ौरन बाद भी थर्मामीटर का प्रयोग नहीं कर सकते। ठंडा या गर्म खाने पीने के तुरंत बाद भी हम थर्मामीटर का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि सेम केस होता है, हमारे शरीर का ताप जो है फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता है, तो थर्मामीटर हमें गलत रीडिंग दे सकता है। ठीक है, अब है थर्मामीटर लगाने की विधि। आप सबको पता है, आपने डॉक्टर के यहाँ कभी ना कभार थर्मामीटर लगाया ही होगा। इसे हमारे मुंह में ज़बान के नीचे लगाया जाता है हमारे शरीर का ताप जानने के लिए। अगर बगल में लगा रहे हैं तो बगल में लगाकर बगल को कसके से बंद किया जाता है, जिससे कि हमारा शरीर का सही ताप सही से पता चल सके। सो बच्चों, अब हम बात करेंगे सेक के बारे में। बच्चों, क्या होता है जब एक रोगी बीमार होता है, कभी तो उसकी हालत में सुधार आता है, कभी उसकी हालत बिगड़ जाती है। कई बार रोगी का तापमान जो है शरीर का बढ़ जाता है, कभी कभी उसे सर्दी लगने लगती है या दर्द होने लगता है। ऐसे केसेस में हम ठंडी सेक और गर्म सेक का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम ठंडी सेक के बारे में बात करेंगे। बच्चों, ठंडी सेक का प्रयोग जो है रक्त जैसे अगर कहीं से खून निकल रहा है उसको रोकने के लिए, सूजन कम करने के लिए, दर्द कम करने के लिए या तेज़ बुखार को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। अब जो ये ठंडी सेक है, ये दो प्रकार से होती है। एक होती है बर्फ़ की थैली द्वारा और दूसरी होती है ठंडी पट्टी द्वारा। जब बर्फ़ की थैली द्वारा होती है, वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कैसे होती है। बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े लेकर हम एक थैली में 2/3, मतलब कि अगर थैली को 3 हिस्सों में बांटें तो 2 हिस्सों में हम बर्फ़ भर देते हैं। ठीक है, और उसमें 1 चाय का चम्मच नमक डाल देते हैं, जिससे कि बर्फ़ जल्दी ना पिघले। और फिर उस थैली जो वो थैली है उसमें से हवा निकाल कर उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसे अच्छी तरह से पोंछकर फलालेन के कपड़े में, एक मोटा कपड़ा होता है, उसमें लपेट कर रोगी को सेकने के लिए दे देते हैं। क्योंकि अगर हम कपड़े में नहीं लपेटेंगे तो रोगी को बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा, उससे रोगी का जो हिस्सा है जहाँ पे वो बर्फ़ की सिकाई ले रहा है वो सुन भी हो सकता है। ठीक है, तो उसे फलालेन के कपड़े में लपेट के दे देते हैं। यदि बर्फ़ अगर पिघल जाती है तो पानी निकाल कर और बर्फ़ डाल देते हैं। इसी तरह से हम बर्फ़ की थैली की सिकाई करते हैं। अब ठंडी पट्टी द्वारा कैसे करते हैं, इसके लिए क्या किया जाता है बच्चों, मुलायम कपड़े के ना 2 टुकड़े लेकर और उसे बर्फ़ वाले पानी में डाल देते हैं। फिर एक कपड़े को निचोड़ कर रोगी के माथे पे रखते हैं। ज़्यादातर इसलिए किया जाता है जब बहुत तेज़ बुखार होता है उसे कम करने के लिए, तो माथे पर रखते हैं। फिर जब वो नॉर्मल हो जाए, उसका टेम्परेचर, ठंडक ख़त्म हो जाए कपड़े की, तो उसे वापस पानी में डाल देते हैं और दूसरा ठंडा कपड़ा निचोड़ कर रोगी के माथे पे रखते हैं। तो इस प्रकार हम ठंडी पट्टी द्वारा ठंडी सेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सो बच्चों, ठंडी सेक के बाद अब हम गरम सेक के बारे में डिस्कस करेंगे। गरम सेक में बच्चों, इसका जब हम गरम सेक का प्रयोग करते हैं तो ये इसलिए किया जाता है कि अगर हमारे हिस्से, शरीर के किसी हिस्से में कहीं दर्द है या रक्त का बहाव अगर नहीं हो रहा है किसी हिस्से में, उसे तेज़ करने के लिए, सूजन को दूर करने के लिए, ये शरीर को गर्मी पहुंचाने के लिए हम गरम सेक का प्रयोग करते हैं। अब गरम सेक बच्चों बहुत तरीक़ों से होती है, जैसे गर्म पानी द्वारा, ईंट द्वारा, रुई द्वारा, रेत की थैली द्वारा, रोटी द्वारा और विद्युत सेक द्वारा। तो अब हम इन सभी प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। सो बच्चों, सबसे पहले हम रबड़ की थैली की बात करेंगे। रबड़ की थैली से जो गर्म पानी द्वारा जो गर्म सेक होती है, रबड़ की थैली आपने देखी होगी जिसमें गर्म पानी भरकर सेक की जाती है। इस थैली को क्या किया जाता है, मेज़ के किनारे टिकाकर उसमें कीप द्वारा गर्म पानी भरा जाता है। पूरा नहीं भरना चाहिए, वही थर्ड, अगर 3 हिस्सों में बांट दें तो 2 हिस्से भरे होने चाहिए, 1 हिस्सा खाली होना चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल उबलता हुआ नहीं, उबलने के थोड़ी देर बाद आपको उसमें डालना चाहिए, नहीं तो थैली फटने का डर रहता है। भाप निकालने के बाद ढक्कन लगा देना चाहिए। उसके बाद जो है थैली को उल्टा करके रख लें, देख लें कि पानी टपक तो नहीं रहा, क्योंकि अगर गलती से भी उसमें से पानी टपका तो वो बहुत गर्म पानी होगा और वो रोगी को नुकसान पहुंचा देगा।
ठीक है। फिर थैली को वही वैसे ही कपड़े में लपेट कर, जैसे हमने ठंडी सेक में देखा था, या तौलिए में लपेट कर इतना टेम्परेचर हो कि जिससे हमारी जो स्किन है, जो त्वचा है, वो ना जले, फिर रोगी को देना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो है ईंट द्वारा गर्म सेक कैसे की जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ईंट द्वारा क्या करा जाता है, ईंट को गर्म किया जाता है और मोटे कपड़े में लपेट कर सेक की जाती है। ठीक है। ऐसे ही रुई द्वारा, रुई में क्या होता है, कोमल अंग जो होते हैं जहाँ पे हम ईंट या गर्म पानी की थैली यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हम रुई को पुराने व नम कपड़ों में गर्म करके प्रयोग में लेते हैं। इसका मुख्य प्रयोग आँखों की सेक के लिए किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है रेत या नमक द्वारा। इसमें क्या होता है, थैली में गर्म रेत या गर्म नमक भरकर सेक की जाती है। ये काफ़ी देर तक गर्म रहता है, इसलिए इससे अच्छी सेक गर्म सेक मिल जाती है। इसके बाद है रोटी द्वारा। रोटी के द्वारा बच्चों सेक तब की जाती थी जब हमारे पास बाकी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी। इस चीज़ को मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगी कि आप रोटी के सेक द्वारा करें, क्योंकि रोटी एक्चुअली उसमें हमारा जो अन्न है वो वेस्ट हो रहा है ना, और हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये ऑप्शन क्योंकि हमारी बुक में है तो हम डिस्कस करेंगे, बट हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे। रोटी के द्वारा कैसे की जाती है, एक आटे की मोटी सी रोटी बनाई जाती है और उसे कपड़े में लपेट कर सेक किया जाता है। ये तब होता है जब हमारे पास कोई और ऑप्शन बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता है। विद्युत सेक, आजकल आपने बाज़ार में देखा होगा इलेक्ट्रिक पानी के बैग भी आते हैं और भी दूसरी चीज़ें आती हैं जो सिकाई के लिए यूज़ होती हैं। उन्हें चार्ज करना होता है, चार्ज करके हम उनसे जो है सिकाई कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हम जिनसे हम गर्म सिकाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे विसंक्रामक की। अब ये विसंक्रामक होता क्या है बच्चों, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो रोगाणुओं द्वारा फैलते हैं जिन्हें हम छूत के रोग कहते हैं। इसके लिए रोगाणुओं को नष्ट करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर वो रोगाणु नष्ट नहीं होंगे वो दूसरे रोगों को नुकसान पहुंचाते जाएंगे, उनके शरीर में पहुंचते जाएंगे। तो जिन पदार्थों से हम रोगाणुओं को नष्ट करते हैं उन्हें विसंक्रामक या रोगाणुनाशक औषधि कहते हैं, जैसे कि चूना, डीडीटी, फिनाइल, पोटेशियम परमैंगनेट आदि। तो बच्चों, सबसे पहले हम चूने की बात करेंगे। चूना जो होता है, जो कच्चे तथा भुने हुए चूने का प्रयोग थूक, कफ, मल आदि को विसंक्रमित करने के लिए किया जाता है। चूने का प्रयोग शौचालय, कूड़ाघर, नालियों आदि में भी किया जाता है। आपने देखा होगा बच्चों, कई बार जब आप जाते हो नाली के पास, वाइट गलियों में वाइट पाउडर सा डला होता है, वॉशरूम्स के पास भी डला होता है, वो चूना होता है। इससे क्या होता है कि जो भी रोगाणु उस जगह के आसपास होते हैं, जो नालियों में होते हैं, शौचालयों में होते हैं, वो उससे वहीं के वहीं मर जाते हैं। इसके बाद है डीडीटी। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखना मिस कर दिया है, मैं लिख देती हूँ। बच्चों, दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है डीडीटी। डीडीटी जो है एक बहुत ही प्रचलित, बहुत ही पॉपुलर रोगाणुनाशक औषधि है। इसको ये दो रूपों से बाज़ार में मिलती है। तो चूरन के रूप में मिलती है, सफ़ेद रंग का चूरन होता है, इसे भी नालियों और शौचालयों में प्रयोग किया जाता है। और एक होता है तरल पदार्थ, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में मिलती है, जिसे हम मच्छर, मक्खी, खटमल, दीमक आदि को मारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसे अंधेरी जगहों पर छिड़का जाता है और घरेलू कीड़ों को नष्ट किया जाता है। इसके बाद आता है फिनाइल। बच्चों, फिनाइल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोगाणुनाशक है, इसलिए अगर घर में भी अगर फिनाइल की बोतल रखी होती है तो बच्चों को उससे दूर रहने के लिए कहा जाता है, या तो वो बोतल ऐसी जगह पे रखी जाती है जहाँ बच्चे उस तक पहुँच ही ना पाएँ। ठीक है। ये भूरे रंग का घोल होता है और इसे पानी में डालने पर ये सफ़ेद हो जाता है। ये रोगाणुओं को मारता है और साथ ही साथ कोई भी किसी भी तरह की स्मेल होती है उसे दूर करता है। इसको नालियों में, शौचालय में, थूकदान में, शैया पात्र होता है जो जैसे बच्चों की पॉटी होती है ना, जिसमें बच्चा बैठ के पॉटी सुसू करता है, उसी तरीके से ये बड़ों के लिए होता है। ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों में फिनाइल का प्रयोग किया जाता है साफ़ करने के लिए। रोगी के वस्त्रों, बिस्तरों को भी रोगाणु रहित करने के लिए फिनाइल में भिगोया जाता है। ठीक है। और फर्श पोंछने के भी काम फिनाइल आता है। लास्ट है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। ये एक रोगाणुनाशक औषधि है। इसे लाल दवा के नाम से बाज़ार में ये मिलती है। इसके लिए इसका जो कण होते हैं जामुनी रंग के होते हैं और पानी में आसानी से घुल जाते हैं। इसके घोल को गरारे करने, मुंह साफ़ करने और फल सब्जियों को धोने, घावों को साफ़ करने के काम में लिया जाता है। ठीक है। और जैसे अगर कोई जहरीले जानवर ने काट लिया है तो तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक सस्ती और अच्छी रोगाणुनाशक औषधि है। तो बच्चों, यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम एक बार ही पूरा चैप्टर, आप पुरानी वीडियो भी देखो, इस वीडियो को भी देखो और दोनों पार्ट्स को अच्छे से समझो।
ठीक है, और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर आप लोग अपनी कॉपी में करोगे।